स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 18 से हिमालय की चुनौती के प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आपको इस पाठ का सार बताया गया था शब्दार्थों के साथ। आज हम करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर। तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। बच्चों इस वीडियो में हम आज यह भी पढ़ेंगे, एक सप्लीमेंट्री चैप्टर है जो कि एक पोयम है, हम क्या उगाते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं पहले प्रश्न एवं उत्तर, उसके बाद हम पढ़ेंगे यह कविता। बच्चों यह है हमारा प्रश्न नंबर 1, जिसमें 2 प्रश्न हैं क और ख। इस सेक्शन का नाम है कहाँ क्या है। तो बच्चों इसका प्रश्न नंबर 1 है, लेह लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। और सेकंड नंबर है बच्चों, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तो बच्चों ऊपर आपको एक मानचित्र दिया गया है हमारे भारत का, उसमें हमें क्या ढूंढना है, लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर स्थित है उस मानचित्र में ढूंढना है। देखिए बच्चों लद्दाख यहाँ पर स्थित है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से भी ऊपर स्थित है। ये देखिए लेह लद्दाख, इस जगह को जो मैंने यहाँ पे पिंक लाइन से बाउंड्री किया है यह वही है लद्दाख। यह उत्तरी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में यह स्थित है लेह लद्दाख। लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह है। प्रश्न ख है बच्चों की आपको बताना है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से लद्दाख कितनी दूरी पर है और कितना कितने दिन में वहाँ पहुँचा जा सकता है और किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। उत्तर नंबर 2 है बच्चों, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से लद्दाख जाने में 3 दिन लगते हैं। पहले बस या ट्रेन से जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, फिर वहाँ से हवाई जहाज से जाते हैं। और बच्चों जहाँ से डायरेक्टली हवाई जहाज की सुविधा लेह लद्दाख तक अवेलेबल होती है, तो डायरेक्टली हम हवाई जहाज से भी वहाँ जा सकते हैं। हवाई जहाज से जाने में समय कम लगता है। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी, नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। हमने पढ़ी थी ना राख की रस्सी, दुनिया की छत, लोनपोगार का बेटा वाला चैप्टर। तो उसी चैप्टर की बात हो रही है यहाँ पे, राख की रस्सी चैप्टर 1 है ना बच्चों। उसमें हमने पढ़ा था एक सप्लीमेंट्री चैप्टर दुनिया की छत। तो आपको तिब्बत जो सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का ऊंचा पठार है तिब्बत, उसको आपको मानचित्र में ढूंढना है। बच्चों देखिए तिब्बत यहाँ पर स्थित है। तिब्बत हमारा पड़ोसी राज्य है, ठीक है। और तिब्बत हमारे भारत के बाहर है। और देखिए यहाँ उत्तरी क्षेत्र से सटा हुआ पड़ोसी राज्य है और नेपाल और तिब्बत दोनों हमारे पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट है बच्चों वाद विवाद, हमें डिबेट करना है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है क नंबर, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी। उत्तर नंबर क है बच्चों, वहां पर एक भी पेड़ नहीं था एवं बिल्कुल सुनसान और कम जनसंख्या होने की वजह से वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। इसी वजह से वह पहाड़ बिल्कुल उदास और फीके लग रहे थे, क्योंकि पहाड़ों पे जनसंख्या नहीं होती है। प्रश्न नंबर ख देखिए बच्चों, बताओ ये जगहें कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है। कहाँ कहाँ पर, घर, बाजार, स्कूल और खेत।
उत्तर नंबर ख है बच्चों। देखिए, जगह कब उदास एवं फीकी लगती हैं, यहाँ कब रौनक होती है। तो इसके आधार पे मैंने ये चार्ट बनाया है। घर, घर पे कब उदासी होती है, जब घर पर कोई नहीं होता। और रौनक कब होती है, जब परिवार इकट्ठा होता है। बाजार, जब बाजार मंदा चलता है, बाजार में कोई नहीं दिखता तो उदासी लगती है। और त्योहारों पर बाजारों में रौनक होती है। स्कूल, जब स्कूल में बच्चे कम आते हैं और जब कोई फंक्शन होती है तब ज़्यादा रौनक होती है। खेत, जब फसल नहीं होती, बिल्कुल वीरान होती है खेत, तो बिल्कुल ही उदास एवं फीकी लगती है। और जब हरे हरे फसल उसमें लहलहाती है, हिलकोरे लेती है, तो वहाँ पे बहुत ही रौनक हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो। तो बच्चों, आपको इसमें डिबेट करना है इस टॉपिक के ऊपर कि जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। उत्तर नंबर ग है बच्चों, जवाहरलाल जी को पर्वत यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी मुश्किल कार्य से डरना नहीं चाहिए, सभी मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर डटकर सामना करने की क्षमता थी, इसीलिए उन्हें ठंडी हवाएं भी चुस्ती और स्फूर्ति दे रही थी। तो किसी भी मुश्किल कार्य से बच्चों डटकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अब नेक्स्ट है बच्चों, देखिए, कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं, यहाँ पर कोलाज का डेफिनेशन दिया गया है। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। फर्स्ट नंबर है प्रश्न, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। मीन्स आप सभी क्लास में जो है क्लासमेट्स सभी मिलकर एक कोलाज बनाइए। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करिए। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज पर या चार्ट पेपर पर उसे सही आकार में चिपकाइए। यदि चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो इस कोलाज को अपने कक्षा में दीवार पर भी चिपका सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने भी यहाँ पर एक बनाया है कोलाज। और सेकंड नंबर प्रश्न जो है बच्चों इसी से रिलेटेड है। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों को जिस पर आपने कोलाज बनाया है उस पर आपको शब्द भी चिपकाने हैं, शब्द भी लिखने हैं। और उन शब्दों को ऐसा उस पे लिखना है कि वह शब्द उस चित्र को डिफाइन कर रहे हों, ठीक है, उस चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हों। अब इन दोनों कोलाजों को कक्षा में प्रदर्शित करो। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कोलाज बनाया है। देखिए किस प्रकार ये अलग अलग तरीके के पहाड़ यहाँ पर हैं। कौन से पहाड़ हैं? एक छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़, फिर उससे ऊंचे, फिर उससे ऊंचे, फिर और उससे ऊंचे, और फिर और भी उससे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पर्वतारोही है, पर्वतारोहण, माउंटेनियर्स जो ट्रैकिंग करते हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। और देखिए आप इसको कि किस प्रकार ये रस्सी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये चट्टाने हैं, ये चट्टाने हैं जो कि पहाड़ी चट्टान है। ये अलग अलग नज़ारे हैं। देखिए ये बर्फ जब गिरती है उस समय का नज़ारा है, ये जब सुनहरी धूप खिली हुई है ये उस समय का नज़ारा है। और ये देखिए बच्चों, ये है पहाड़ की गगनचुंबी चोटियाँ, किस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी चोटियाँ हैं, उसके शिखर हैं। बच्चों अब नेक्स्ट है तुम्हारी समझ से। नंबर फर्स्ट है, इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो बच्चों इसको आपको खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ, ओके। और नेक्स्ट है, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। बच्चों आंसर नंबर 2 है,
जवाहरलाल जी को अमरनाथ यात्रा इसलिए अधूरे में छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे के रास्ते में गहरी खाइयां बहुत थी और उन्हें पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? बच्चों, आंसर नंबर 3 है, जवाहरलाल, उनके भाई किशन और कुली चारों रस्सी से इसलिए बंधे हैं क्योंकि जब कोई पर्वतारोहण करता है तो एक दूसरे का सहारा उन्हें मिल सके। यदि कोई एक गिरता है तो दूसरे को पता चल जाता है और वह उसकी सहायता करने लग जाता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वह सभी एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क है बच्चों, पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की, कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? बच्चों, उत्तर नंबर 4 का क है, जवाहरलाल जी ने हिमालय से चुनौती इसलिए महसूस की क्योंकि उन्हें चढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जितना उन्होंने आसान समझा था उतना आसान नहीं था। पर्वतारोही पर्वतारोहण अपने शौक के लिए करते हैं एवं वह कुछ अलग करने की सोच रखते हैं। उनकी सोच बहुत ऊंची होती है कि वह हिमालय पर भी चढ़ सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है हिमालय पर चढ़ाई करना बच्चों, तो इसलिए उनके अंदर की जो जाबाजी है उन्हें प्रेरित करती है कि वह ऐसे कठिन कार्य करें। बच्चों, 4 का ख है, ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? बच्चों, उत्तर नंबर ख है, मैं किसी प्रतियोगिता में चुनौती स्वीकार करूंगा। किसी भी प्रतियोगितात्मक एक्टिविटी हो बच्चों, कॉम्पिटिटिव, तो उसमें चुनौती स्वीकार करूंगा जिससे कि मैं दूसरों से जीत सकूं। अब नेक्स्ट है बच्चों, बोलते पहाड़। देखिए बच्चों, पहाड़ तो नहीं बोलते हैं परंतु उनकी खूबसूरती बोलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट वाइज ये हमें रीड करना है। उदास, फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जो उदास है क्या बच्चों, यहाँ पे इसकी विशेषता है, किसकी? चट्टानों की, है ना। जो पहाड़ है, चट्टानी पहाड़, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं, ऐसे और भी वाक्य हैं। उदास होना जो है और चुनौती जो है वह एक इंसानी स्वभाव है, लेकिन यह कौन कर रहा है? पर्वतमाला कर रहे हैं और पहाड़ कर रहे हैं, इंसानी स्वभाव। तो यहाँ पे और भी ऐसे वाक्य हैं, जैसे बिजली चली गई। बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन चली गई, आता जाता कौन है? ये वो लिविंग थिंग्स। और सेकंड है, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो इंसान ही करता है कि शर्माता है और अपना मुंह छिपा लेता है। तो ये जो इंसानी स्वभाव जो निर्जीव कर रहे हैं, और भी अपने किताब को पढ़ना है और दूसरे पाठों में से ऐसे वाक्य को ढूंढना है ना बच्चों। तो आइए ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, क, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। ये कौन से चैप्टर का है बच्चों? यह है फसलों का त्योहार चैप्टर से ये सेंटेंस। पतंग को सुस्ताने का मौका देकर हम मटर और प्याज छीलने बैठ जाते हैं। ये भी है फसलों के त्योहार से लाइन। और गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। यह है भीषण की दिलेरी पाठ से। क्या हुई? घाटी जो है वह गूंज गई। पतंग जो है क्या कर रहे हैं? इंसानों जैसा कार्य कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, है ना बच्चों। लापता कौन होता है? इंसान। लेकिन कौन लापता है यहाँ? सूरज, है ना। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई।
तो कौन गूंज गया? घाटी गूंज गई। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पर कौन? खेत है ना, सुनहरे दिखाई पड़ रहे थे। जो यहाँ पर खेत है, कोई इंसान सुनहरा दिखता है कब? जब ज्यादा ज्वेलरी पहन ले तो वह सुनहरा दिखाई पड़ता है, परंतु यहाँ पर खेत सुनहरा दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। एक वर्णन ऐसा भी। यहाँ पर चीड़ों पर चांदनी से लिया गया एक लाइन है जिसकी कहानीकार निर्मल वर्मा जी हैं, है ना बच्चों। तो आपको इस कहानी का कुछ अंश दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं, तो आपको यह अंश पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर शिमला, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? मतलब कि कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है जिससे उन्हें अपना शहर ही याद नहीं आ रहा है, उनके शहर का लुक चेंज हो चुका है। हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे, बर्फ चुपचाप गिर रही थी। जो चुपचाप कौन रहता है बच्चों? यहाँ पर इंसान। लेकिन कौन यहाँ चुपचाप रहने का कार्य कर रहा है? बर्फ। खिड़की के सामने पुराना चीर परिचित बहुत पुराना जो है देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। तो वहां जो देवदार का वृक्ष था बच्चों, उनकी नंगी शाखाओं पर उस पे एक भी पत्ते नहीं है, लेकिन इतने मोटे मोटे जिनके गाल होते हैं ना, चिक्स, वैसे वहां पर बर्फ उस पर चिपक गई है। ऐसा लग रहा था कि सांता क्लॉज आ गए हों। एक रात में ही उसके जो जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। सन की रुई होती है बच्चों, एकदम बिल्कुल सफेद होती है, तो उसकी ही यहाँ पर उपमा दी गई है कि जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। जब सुबह होती है तो धूप निकल आती है। कुछ देर बाद नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए, यहाँ पर पहाड़ियां क्या है, धूप सेकने के लिए अपना चेहरा जो है बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। जो पूरा बादल से आच्छादित है, बादल ने घेरा हुआ है पहाड़ों को, तो उससे अपना चेहरा बाहर निकाल लेती हैं। बादल धीरे धीरे सूर्य की किरणों से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर क है बच्चों, ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए वर्णन में क्या अंतर है? बच्चों, जो ऊपर पहाड़, यहाँ पहाड़ के वर्णन दिए गए हैं, और यह जो पहाड़ी है इलाका, यह शहर में आता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है इन लाइनों में कि क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, अपने शहर, यह शहर की घटना है जहाँ पे बर्फ गिर रही है। परंतु जो पाठ में दिया गया वर्णन है वह हिमालय रेंज की, ऊपरी हिमालयन रेंज का वर्णन दिया गया है, जो कि वह अमरनाथ से भी ऊपर 16,000 फीट पर है। वह वहाँ कोई शहर नहीं है, वहाँ का वर्णन दिया गया है। और यहाँ जो है यह शिमला शहर है। और प्रश्न नंबर ख है बच्चों। ख का उत्तर है, कई बार, प्रश्न पढ़ते हैं पहले। कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण ढूंढो। तो आपको यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके बताया है। देखिए, चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉज हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए।
नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। तो इसका उत्तर यही है बच्चों, आपको इसे लिखना होगा, आप इसे लिख लें। तो बच्चों बढ़ते हैं उस कविता की तरफ। कविता का नाम है हम क्या उगाते हैं। कहने का अर्थात है कि हम क्या उगाते हैं जो हम बोते हैं। तो देखिए बच्चों, यह जो है वह एक अंग्रेजी कविता है, परंतु इसको अनुवाद किया गया है हिंदी में, मीन्स ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। आइए पढ़ते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। तो बच्चों हम क्या उगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं। हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। जो जहाज बनते हैं बच्चों वह लकड़ियों से बनते थे पहले, तो इसीलिए यहाँ इन्होंने कहा है कि जब हम पेड़ उगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हम पानी का जहाज उगाते हैं। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेंगी। हम वो बड़े बड़े गट्ठल होते हैं बच्चों, लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठल, उस पर पाल बंधेंगी मीन्स पुल बंधेंगी। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। हम बड़े बड़े जो बड़े मोटे मोटे स्टंप टाइप के होते हैं बच्चों, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मजबूत मजबूत, देवदार, सागौन, ये सब लकड़ियों के बहुत ही मजबूत लकड़ियां होती हैं। तो हवा के थपेड़ों से कहने का अर्थ है कि जोर जोर की हवाओं की सामना करेंगी। उससे घर भी बनते हैं, लकड़ियों से घर बनते हैं, तभी वह बर्फ से, हवाओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। जहाज का तला, शहतीर, कोहनी। हम पानी का जहाज उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। तो यहाँ पर पानी के जहाज का वर्णन किया गया है। जहाज का तला बनता है, शहतीर और कोहनी ऊपर की, जो इस प्रकार जहाज की निकली हुई होती है कोहनी, और ये जहाज का तला है। तो हम पानी का जहाज उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम बल्लियां, पटिए और फर्श उगाते हैं। बल्लियां कहने का अर्थ है बच्चों ये जो इस प्रकार रहती हैं, ये तो जड़ हो गई, ये है बल्ली, ठीक है। और हमारा ये पेड़ खड़ा रहता है तो इस पतले भाग को बल्ली कहते हैं। तो हम बल्लियां, पटिए, इसको अगर हम बीच से चीर देते हैं तो फ्लैट सरफेस की लकड़ियां निकलती हैं, उसको हम पटिया कहते हैं। और फर्श उगाते हैं, फ्लोरिंग भी होती है लकड़ियों की, तो हम फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं, लकड़ी की खिड़कियां भी बनती हैं। वेंटिलेटर जो होते हैं हमारे रूम में वेंटिलेशन के लिए, तो उस रोशनदान भी बनते हैं, और दरवाजे तो बनते हैं लकड़ियों से। हम छत के लट्ठे, शहतीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं। पहले छत की जो ढाल होती थी बच्चों, वह लकड़ी, पहले लकड़ी ढाल, ऐसे लकड़ियों के बीम लगते थे, फिर ऊपर से इस प्रकार पटिए रखे जाते थे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हम छत के लट्ठे, शहतीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं। जितनी भी लकड़ियों के यूजेस होते हैं हम उसको उगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं। हम घर उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम एक घर उगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं, क्योंकि जब पेड़ उगेगा तभी ये सारी काम होंगे। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। ऐसी हजारों चीजें जो हम हर दिन देखते हैं। हम गुंबद से भी ऊपर आने वाले शिखर उगाते हैं। जो गुंबद कहने का अर्थ है, इस प्रकार गुंबद रहते हैं, उस पर जो ऐसे शिखर बने होते हैं, चोटियां बनी होती है, लकड़ियां, फिर इस पे पताके लगे होते हैं, तो हम वही उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ उगाते हैं। पहले एक लकड़ी होती है, फिर उस पे झंडा बंधा होता है, तो इसको ही स्तंभ बोलते हैं ना, इसको स्तंभ कहते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं। सूरज से गर्मी
सूरज की गर्मी से बचने के लिए जो उससे हमें शैडो मिलता है, जो हमें उससे छाया मिलती है, उसके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, वो तो मानो हम मुफ्त में ही उगा देते हैं। हम यह सब उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। तो हम सभी चीज़ें उगाते हैं जो कि इसमें डिस्क्राइब किया गया है बच्चों। इस कविता में हम वो सब कुछ उगाते हैं जब हम एक पेड़ लगाते हैं। तो इस कविता का अनुवाद किसने किया है? इस कविता का अनुवाद किया है कबीर बाजपेयी जी ने। इन्होंने पेड़ की महत्वता को बताते हुए यह कविता लिखी है। यह कविता हेनरी एबे ने लिखी है और इसका अनुवाद हिंदी में कबीर बाजपेयी जी ने किया है। तो हमारे जीवन में एक पेड़ की कितनी कीमत है, यह सोचकर हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसे पूर्णतः विकसित होने देना चाहिए, जिससे कि उस पेड़ से हमें बहुत कुछ मिल सके। पेड़ हमें छाया भी देती है, पेड़ हमें फल फूल सब कुछ देता है। तो हमें पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और पेड़ हमें हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन भी देती है। इसलिए तो पेड़ हमें बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ज़रूरी है कि हमें लगाना ही चाहिए। तो बच्चों, ख़त्म होता है आज का हमारा यह पार्ट 2 वीडियो का सफ़र। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।